नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। मैं आपका दोस्त दीपक विश्वकर्मा। तो बच्चों की एक ये डिमांड थी कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि हम एग्ज़ाम कॉपी में आखिर लिखे कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं लिखने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आपको आंसर बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आंसर को स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना, किस तरीके से हम हमारी जो आंसर सीट है, जो एग्ज़ाम में हमें कॉपी मिलने वाली है, उसे हम बहुत स्वच्छतापूर्वक नीट एंड क्लीन तरीके से लिख सकें, ताकि जो चेक करने वाला रहे वो आपकी राइटिंग, आपके लिखने का तरीका देखकर ही खुश हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से ही निकाल रखे हैं जो जनरली बच्चे पूछते हैं। ऐसा है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप, FAQ टाइप मैंने निकाल लिए। बाकी और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएँ, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं भाई, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है आप लोगों को। तो बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, तो सबसे पहला यही सवाल आता है भाई, किस कलर का पेन यूज़ करें। ठीक है, तो जनरली आप जो रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम भी और किसी भी एग्ज़ाम में, आप दो कलर के लीड जनरली यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं ना, जो मैं बोर्ड पर यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक और ब्लू, है ना। अब इससे आपकी हैंड राइटिंग और कॉपी की स्वच्छता, एग्ज़ाम का कोई महत्व नहीं पड़ता कि आप ब्लैक से लिख रहे हैं या ब्लू से लिख रहे हैं, या हेडिंग ब्लैक से दे रहे हैं ब्लू से, है ना। मैं एक टॉपर बच्चे की कॉपी इंस्टाग्राम चैनल पर डाल दूंगा। एक टॉपर बच्चे की फिजिक्स की कॉपी में किस पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर, है ना। बाकी सभी सब्जेक्ट की डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है द बोर्ड स्टडी। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ डली हुई है। ठीक है, तो इस पर मैं एक टॉपर बच्चे की कॉपी डालूंगा और आप देखोगे कि उस टॉपर बच्चे ने केवल सिंगल एक ब्लू पेन का यूज़ किया और उसके बाद वो टॉपर है ना। तो मतलब कलर, पेन के कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं कि आप हेडिंग का ऐसे डाल रहे हो या किस, है ना। किसका महत्व है वो हम आगे बात करेंगे। तो यूज़ आप ब्लैक और ब्लू कर सकते हो। बाकी अगर आप सिंगल ब्लू पेन से भी लिख के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। पहले कौन सा क्वेश्चन करें। अब ये भी मन में सवाल आता है कि सर क्वेश्चन तो जैसे फिजिक्स की बात करें तो 19 क्वेश्चन आने वाले, जिसमें से 4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, तो पहला कौन सा करें। तो सबसे पहले मेरा ऐसा पर्सनली व्यू रहता है, जो मैं एग्ज़ाम देता था उस समय, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, है ना। क्योंकि चेक करने वाले की एक ऐसी मेंटलिटी रहती है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप को ही चेक करने के लिए शुरुआत में तैयार रखता है ना। तो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस पेज बाय पेज सॉल्व कर देने चाहिए। जैसे फर्स्ट पेज में OT सॉल्व कर दिए, सेकंड पेज में फिर आपने फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड पेज में फिर आपने जो आपकी मैच द कॉलम, है ना, फोर्थ पेज में फिर आपने जो आपके वन वर्ड या ट्रू फॉल्स वॉटेवर जो भी हो, है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी स्लो है, मैं फास्ट नहीं लिख पाता हूँ जल्दी, तो आप बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, पीछे से चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आपके 4 या 5 मार्क्स के आने वाले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उल्टा पेपर चालू कीजिए। उससे ये होगा, मान लो कहीं ऐसा ना हो, भगवान ना करे, पर आपके पास समय कम पड़ गया, तो लास्ट में आपका अगर छूटे तो 2 नंबर का छूट जाए, है ना, 2 नंबर के ही छूटेंगे। बाकी 5 नंबर जो बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, जिनमें मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो आपके क्वेश्चंस ना छूटे। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। और बाकी आपकी स्पीड तेज है तो आप पेपर को मेंटेन करके चलिए, है ना। पेपर पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा, है ना। पेपर को कैसे रीड करना है ना, वो भी बताऊंगा। पेपर को रीड करने का तरीका ये हो सकता है कि भाई होता क्या है, बच्चे थोड़े से उतावले होकर या एक्साइटेड होकर पूरा पेपर पढ़ मारते, और फिर घबराहट में क्या होता है, सारे इधर का आंसर इधर मिक्स हो गया, इधर का आंसर उधर मिक्स हो गया और सब गड़बड़ हो जाए। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, आप केवल उस क्वेश्चन पे नज़र डालिए। किस क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन पर नज़र डालिए जिसे आप वहाँ प्रेजेंटली एट अ टाइम करेंगे, है ना। बस उतना ही देखिए पेपर को। अगर आपको वो याद है तो उसे लिख दीजिए पहले पूरा, है ना। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर अगर वो याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो उसे छोड़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। पर सारे क्वेश्चंस एक साथ मत देखिएगा, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं, पेपर को रीड करने का यह तरीका मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट, आंसर को किस तरीके से लिखें। तो देखो मान लेते हैं हम यहाँ पर, हमसे एक मैं फिजिक्स का क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, मान लो 5th नंबर का पहला क्वेश्चन उनने 2 नंबर में दे दिया हमें कि भैया आप डिफाइन करो मैग्नेटिक फ्लक्स को।
है ना। चुंबकीय, हिंदी में चुंबकीय फ्लक्स को आप डिफाइन करो, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन है ना। फिर भी हम इसे इतने सुंदर तरीके से लिखेंगे कि पढ़ने वाला केवल इसके हमारे मेन पॉइंट देखेगा और आपको पूरे 2 नंबर देखे जाएगा। कैसे लिखना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली एनी सरफेस, ठीक है ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में नहीं उतारूंगा क्योंकि क्वेश्चन उतारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए एक्चुअल में आपको दिख तो रहा है ना बराबर, ठीक है ना। उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सही कर लेते हैं ना। तो इसको ऐसा नहीं करके डायरेक्ट मैं ऊपर डालूंगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ऐसे हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए, है ना। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 5 का और है तो यहाँ लिख दूंगा मैं के और का आंसर, ऐसा करके लिख दूंगा, है ना। और इसे या तो इसके नीचे ऐसी एक लाइन खींच दूंगा सीधी, या एक डब्बा बना दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। फिर नीचे यहाँ बकायदा ऐसे आंसर लिखूंगा कि भाई यहाँ से हम, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर है और मैथ्स का सॉल्यूशन है तो आप सोल्व लिख देना है, सॉल्यूशन लिख देना, जैसा भी आप लिखना चाहो। और यहाँ से फिर हम इसे सोल्व करना चालू करेंगे। अब जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा तो बढ़िया हेडिंग डाली मैग्नेटिक फ्लक्स, और फिर इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिखूंगा जितनी अप्रोप्रिएट है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मल any surface is called magnetic flux associated with this surface and it is denoted by phi। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा तो 2 नंबर में, पर उसने डिफाइन करने का बोला है तो फॉर्मूला आपको लिख के आना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो कोई सी फिजिकल क्वांटिटी रहे, हमेशा उंगलियों पर गिन लो कि मुझे 5 पॉइंट पर इसे डिफाइन करना है। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी, ये डेफिनेशन लिख दी। अगला पॉइंट आएगा आपका फॉर्मूला का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फाई इक्वल टू हम इसे लिखते हैं बी ए कोस थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, बस ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लिखना। तीसरा पॉइंट, इसकी यूनिट लिखेंगे। यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। यूनिट मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बाकायदा ऐसा यूनिट लिखेंगे, यहाँ इसके आगे एक फॉर्मूला लिख देंगे। फिर इसके बाद 3 चीज़ें हो गई, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट। उसके बाद हम लिखेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, चौथी चीज़ विमी सूत्र। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग इसका देख लीजिएगा, है ना। बाकी मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला पर वीडियो बनाई है, ठीक है। तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन कर देंगे इसका। और उसके बाद में चौथी उंगली हो गई, 5वीं उंगली पर हम इसको डिफाइन कर देंगे नेचर। नेचर मीन्स स्केलर है या वेक्टर, है ना, सदिश है या अदिश है। तो स्केलर और वेक्टर डिफाइन कर देंगे। अगर स्केलर हुआ कोई बात नहीं, वेक्टर हुआ तो इसकी डायरेक्शन बता देंगे। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की कंडीशन में स्केलर क्वांटिटी है तो कोई ज़रूरत ही नहीं डायरेक्शन, इस तरीके से। अब ये आप जब ये क्वेश्चन करोगे तो आपकी 2 लाइन की आप डेफिनेशन मान लो, ठीक है। 1 लाइन का ये, 1 लाइन का ये, तो 4 लाइन, 5, 6 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। आंसर के लिए हमेशा बोर्ड भी ये बात बोलता है कि आप नया आंसर, न्यू आंसर स्टार्ट विथ न्यू पेज। न्यू आंसर ऑलवेज स्टार्ट्स विथ न्यू पेज, है ना। जरूरी नहीं कि आपने जैसे मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स को आपने डिफाइन किया, अब इसके नीचे 4-5 लाइनें बच गई तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बोर्ड को पैसे दिए हमने, है ना, एग्जाम फॉर्म भर के। तो आप नेक्स्ट पेज से फिर से ऊपर, बिल्कुल मतलब आपके हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो आपके पेज के सबसे पहले, दूसरी या पहली लाइन में लिखा होना चाहिए, है ना। पेज में राइटिंग हमारी सुंदर आ सके। देखो सुंदर राइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अक्षर कैसे बना रहे हो, लेटर कैसे बना रहे हो। सुंदर राइटिंग का मतलब ये रहता है कि आप लिख कितने अच्छे से रहो। क्या सारी लाइनें आपकी सेम आ रही हैं, सीधी सीधी? खैर सीधी तो आएंगी क्योंकि लाइन है, पर क्या दोनों तरफ मार्जिन सेम है? तो दोनों तरफ मार्जिन सेम करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मान लो आपका ये पेज है, आपका मान लो ये कॉपी का पेज है ना। यहाँ आपके ऊपर एक ऐसी बड़ी लाइन छूटी रहेगी और आगे एक ऐसी छोटी लाइन छूटी रहेगी, है ना। तो देखो आगे तो लाइन बनी हुई, पीछे लाइन नहीं, तो पीछे आप क्या कर सकते हो, हल्का सा एक आध सेंटीमीटर का गैप लेकर और पेंसिल से लाइन ड्रा कर लो। तो अब क्या होगा, आप जब भी इसके बीच में आंसर लिखोगे यहाँ पर, तो वो आंसर आप कहाँ तक लिखोगे, इस लाइन तक। फिर यहाँ से चालू करोगे, ये लाइन लिखोगे यहाँ तक, ये लिखोगे यहाँ तक, ये लिखोगे यहाँ तक। तो क्या होगा, ये जो मार्जिन है आपका मेंटेन रहेगा और बहुत सुंदर आपकी कॉपी लगेगी। गलती क्या नहीं करनी, तो
कोशिश ये करनी कि कहीं पहली बात हम मिस्टेक करें ना। और अगर मान लो इन 2 लाइनों में हमसे मिस्टेक हो गई, ये 2 लाइन हमारी गलत हो गई है ना, तो आपको इन पे ऐसा नहीं करना कि ऐसे 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 कर दिया, कुछ भी ऐसे, बिल्कुल ऐसे नहीं। ये 2 लाइन हमारी गलत हुई है तो हम क्या करेंगे, इन पर ऐसा नॉर्मल सा एक क्रॉस लगा देंगे, सीधी एक तिरछी लाइन, ऐसा डब्बा बना के क्रॉस कर देना कि भाई ये क्रॉस है। डब्बा भी मत बनाना, क्योंकि आप जितना ऐसे ऐसे करोगे उतनी आपकी कॉपी गंदी लगेगी, है ना। तो ये ठीक है, तो ये याद रखना कि हर एक आंसर आपको नए पेज से शुरू करना है ना। मैंने बता दिया है कि किस तरीके से डिफाइन करना आंसर को, ठीक है। एक पेज में कितने आंसर लिखे, तो वही मैंने बताया कि एक पेज में एक ही आंसर आपको लिखना है ना। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आप जानते हो कि एप्लीकेशन या लेटर हमेशा हमें एक पेज में ही शुरू करना और उसी में ही ख़त्म करना, ऐसा आपको ध्यान रखना है ना। एप्लीकेशन लेटर हुआ, या एक वो आता है आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है ना, तो वो वाली चीज़ भी आपको एक ही पेज में ख़त्म करनी। तो इस तरीके से आप लिख के आओगे ना तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। और मैं एक टॉपर बच्चे की जो कॉपी है वो आप लोगों को अभी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, है ना। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है द बोर्ड स्टडी है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज का जो पेज है वो है @dipakvis.595। यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई से भी आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, है ना। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक। और उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आपको फिज़िक्स के अगर ऑब्जेक्टिव्स चाहिए तो मैं सेल कर रहा हूँ, आप ले सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर मुझसे ऑब्जेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना, फिजिक्स के OTs, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। और भी आपके मन में ऐसे कोई क्वेश्चन हो कि सर और किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो आप डालिए कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट डे उसकी वीडियो 110% बनाऊँगा, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आपके पेरेंट आपके साथ है, घबराइए नहीं। एग्ज़ाम का टाइम है, थोड़ा घबराहट होती है तो उसको थोड़ा फेस कीजिए, यही मज़ा है एग्ज़ाम टाइम का, है ना। ये और किसी टाइम पे फील नहीं होती है, जो अंदर से एक अजीब सा जो एक्साइटमेंट या फिर एक अलग सा जो डर रहता है वो, ठीक है। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।